हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारा जो अभी सीरीज चल रहा है एसएससी जीडी एग्जाम को लेके, जिसमें हम टारगेट करते हैं जीके को 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स का। तो कोशिश रहेगी जितना से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको दिलाने की मेरी कोशिश रहेगी। जिसमें दोस्तों इससे पहले हम 10 सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज ये हमारा डे नंबर 11 है। 10 सेशन जो हुआ है उस वीडियो पे आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरह से रिस्पॉन्स देते रहेंगे। दोस्तों, हमारा जो ये जीके का सीरीज है वो रात को डेली 9 बजे चलता है यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल का नाम है कैरियर जोन। कैरियर जोन सर्च करना दोस्तों, अगर नहीं आए तो सर्च करना कैरियर जोन बाय विकास झा, आपको टॉप पे मेरा चैनल आ जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट भी है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। पहली बात। दूसरी बात ये कि दिन में आपको दोस्तों जब भी टाइम मिले थोड़ा सा 5-10 सेकंड का, आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करना कैरियर जोन बाय विकास झा, ताकि थोड़ा सा हमारा सर्च लिस्ट में चैनल जो है आए और दूसरे लोग भी जब सर्च करें तो उनको टॉप पे मिल जाए। क्योंकि अभी अभी हमने बनाया है तो ज़्यादा इस पर रीच जो है मिलती नहीं है, ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, तो यूट्यूब सर्च नहीं करता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा जब भी आपको टाइम मिलेगा। कैरियर जोन बाय विकास झा चैनल आएगा, थोड़ा सा अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। तो चलते हैं आज का सेशन दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। और करंट अफेयर दोस्तों मैं डेली अपने इंस्टाग्राम पेज पर देता हूं, जहां पर 2,28,000 स्टूडेंट हमें ऑलरेडी फॉलो करते हैं। उनको डेली करंट अफेयर मिल जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसा कि दोस्तों डेली हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन फॉर यू कर आपके लिए देता हूँ, जिसका कमेंट बहुत सारे हर वीडियो में सभी स्टूडेंट ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया, सभी ने तो नहीं किया, लेकिन जितनों ने भी किया काफ़ी सारे लोगों का आंसर सही है। तो फिर से आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू करके। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? हरिद्वार है, काशी है, मनाली है या फिर मदुरै है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके देंगे। और जितने लोगों का सही होगा मैं उनका आंसर को पिन नहीं हार्ट दे दूंगा, ताकि आप समझ जाना क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन में एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, आप जब भी आंसर करोगे तो ऑप्शन मत देना ABCD, उससे मुझे पता नहीं चलता कि आप इसका आंसर दे रहे हैं या किसी अदर क्वेश्चन का। आप नाम लिखना जो भी है, हरिद्वार है तो पूरा हरिद्वार लिखना, काशी है तो पूरा काशी लिखना, मनाली है तो पूरा मनाली लिखना, और मदुरै है तो पूरा मदुरै लिखना, जिससे मुझे पता रहेगा कि इसका आंसर क्या है, तो मैं उसको हार्ट दे दूंगा। ठीक है, ABCD में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चलते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जितने भी दोस्त यहाँ देख रहे हैं क्लास, सभी के सभी सब्सक्राइब कर देना अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। साथ ही हमारी रीजनिंग की भी क्लास चलती है, उसको भी आप देख सकते हो, वहाँ से भी आपको सीखने को मिलेगा। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, अभय घाट का संबंध किससे है? अभय घाट का संबंध किससे है? महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई। तो सही जवाब है दोस्तों इसका मोरारजी देसाई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोरारजी देसाई के जो समाधि स्थल है उसको क्या कहा जाता है? अभय घाट कहा जाता है। मोरारजी की समाधि स्थल जो है अभय घाट के नाम से जाना जाता है। कुछ और जो ऑप्शन है और जो इम्पोर्टेंट है उसको भी हम डिस्कस कर देते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही आएगा, हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ जाए, वो आप अगर सुने रहोगे तो आपको हेल्प मिलेगा। एक चीज़ और बता दूँ, मैं जो यहाँ 20 क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूँ ये तो इंपॉर्टेंट है ही दोस्तों, साथ में इसके साथ जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको ना, इस 20 के साथ में जो मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ, 20 या 30 जो भी होते हैं, 10 ही क्यों ना हो, जो भी होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के साथ में और 10 चीज़ें ऐसे बता देता हूँ जो उससे रिलेटेड होता है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी सुनना, चाहो तो नोट्स बना सकते हो, लेकिन नोट्स जीके का कैसे बनाना, 1 लाइनर के फॉर्म में सिर्फ लिखना अभय घाट किससे संबंध है, मोरारजी देसाई, ऐसे करके। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। ऑप्शन है क्या? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के जो समाधि स्थल उसको क्या बोलते हैं? राजघाट। महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को राजघाट बोलते हैं। राजीव गांधी है, इनके समाधि स्थल को क्या बोलेंगे? वीर भूमि। ठीक है, इंदिरा गांधी है, ऑप्शन नंबर सी में इंदिरा गांधी, इनके समाधि स्थल को क्या बोलेंगे? शक्ति स्थल। ठीक है, ये 3 चीज़ें यहाँ से हो गई। शक्ति स्थल से याद आता है दोस्तों और भी चीज़ें पूछा जाता है। एकता स्थल, शक्ति स्थल से रिलेटेड कौन सा है? एकता स्थल। एकता स्थल ये किनके समाधि स्थल से संबंधित है? ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, इंदिरा गांधी का संबंध किससे था? शक्ति स्थल से, लेकिन एकता स्थल किससे संबंधित है? ज्ञानी जैल सिंह के से संबंधित है। और बात कर देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, भीमराव अंबेडकर के जो समाधि स्थल है उनको किस नाम से जाना जाता है? चैत्रा भूमि।
चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है? भीमराव अंबेडकर जी का। लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? विजय घाट। विजय घाट किसके समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री जी का से। वहीं अगर बात करें दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी का जो समाधि स्थल है उसको क्या नाम दिया गया है? शांतिवन। शांतिवन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। विजय घाट किसका है? लाल बहादुर शास्त्री जी का। अगर बात कर देते हैं और किसान घाट, किसान घाट किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह जी के जो समाधि स्थल है उसको क्या नाम दिया गया है? किसान घाट। समता स्थल किसके समाधि स्थल है? जगजीवन राम। शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी का। ठीक है। राजघाट महात्मा गांधी का। राजीव गांधी का समाधि स्थल को क्या नाम से जाना जाता है? वीर भूमि के नाम से। अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल की तो शांतिवन। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट। भीमराव अंबेडकर जी के समाधि स्थल को दोस्तों क्या बोलेंगे? चैत्रा भूमि। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। तो इतनी सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट थी मैंने लगभग सारे कवर कर दिए इस एक क्वेश्चन के थ्रू। इस एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने सारे क्वेश्चन लगभग कर दिए समाधि स्थल से जो भी इंपॉर्टेंट बनता है, जो कि पूछा गया है अब तक एग्जाम में, उसी को मैंने रिपीट किया है और सब के सब इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको इस एक क्वेश्चन से लगभग 10 चीज़ें और सीखने को मिली होगी। आगे भी इसी तरह से मिलती रहेगी, जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको डिस्कस करूँ। जरूरी नहीं है दोस्तों कि हर क्वेश्चन में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ होते हैं जिसमें नहीं होते हैं। जो नहीं होगा मैं उसको कवर नहीं करूँगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको डेफिनेटली कवर करूँगा और आप तक ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट देने की प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपका जो क्वेश्चन है आपको जीके वगैरह आपका स्ट्रॉन्ग हो सके। साथ ही हमारी रीजनिंग की भी क्लास होती है, डेली मॉर्निंग में 11 AM पर होती है। डेली मॉर्निंग में 11 AM पर रीजनिंग की क्लास होती है, तो यहाँ भी जुड़ना नहीं भूलना। आज काफ़ी सारे लोग थे, उम्मीद करूँगा आपको समझ आया होगा। कल भी इसी तरह की क्लास होगी, आप ज़रूर देखना। आज हालांकि जीके में जितने बच्चे आते हैं उतना रीजनिंग में नहीं थे, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है सभी लोग आओ, देखो, अगर अच्छा लगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे और आप भी कंटिन्यू करना। और मैं बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, बेस्ट ही देता रहूँगा। आपका नुकसान नहीं होगा बल्कि आपका फ़ायदा ही होगा। चलते हैं फिलहाल हम अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 9 फरवरी को, 13 जून को, 29 अगस्त को या फिर 29 फरवरी को? तो सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त। दोस्तों 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को किसके रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मेजर ध्यानचंद जो कि एक हॉकी के प्लेयर थे, इनके जन्म दिवस को किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। और कब किया जाता है? 29 अगस्त को किया जाता है प्रत्येक वर्ष इंडिया में। याद रहेगा ये चीज़ें। अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर देते हैं इससे रिलेटेड, देखो 9 फरवरी है ऑप्शन ए। तो पहली बात है कि 9 फरवरी को कोई डे नहीं होता है इंपॉर्टेंट जिसको हम याद करें, लेकिन याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 9 जनवरी को इंपॉर्टेंट डे होता है। कौन सा होता है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक। अगला आते हैं 13 जून। 13 जून को क्या मनाया जाता है? यहाँ भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो मनाया जाता हो 13 जून को, लेकिन 14 जून को मनाया जाता है। मैंने जानबूझ के ऐसा ऑप्शन दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताने के लिए। 14 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व रक्तदान दिवस। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। ठीक है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब? प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, याद रहे क्या? अगर आप बात करें 29 फरवरी को भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना ये चीज़ें। ठीक है। अगर बात कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे प्रवासी से बात किए थे, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। तो अगर बात करें 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय पर्यटन दिवस। वहीं बात करते हैं, अगर पर्यटन से बात किए हैं तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो दोस्तों हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैड्रिड, स्पेन।
विश्व पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन जो है कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। देखो एक चीज़ और होता है वर्ल्ड WTO, WTO से दो होता है, एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड एक वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मैड्रिड में है, सॉरी टूरिज्म का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मैड्रिड में। लेकिन अगर आपसे पूछे दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखना दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड जो होगा कहाँ पे जाके होगा, जिनेवा। याद रखना घूमने जाएंगे हम कहाँ जाएंगे, मैड्रिड स्पेन में जाएंगे। घूमने जाएंगे, टूरिज्म से घूमने बनता है, घूमने जाएंगे कहाँ जाएंगे, मैड्रिड स्पेन में जाएंगे। लेकिन ट्रेड करेंगे, अगर ट्रेड किससे करेंगे, जिनेवा में जाके करेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे भाई, छोटे मोटे कंट्री से नहीं करेंगे, सीधा जिनेवा जाएंगे ट्रेड के लिए। ट्रेड के लिए कहाँ जाएंगे, जिनेवा जाएंगे। घूमने के लिए कहाँ जाएंगे, मैड्रिड। तो याद रहेगा क्या आपको, यहाँ WTO में कंफ्यूज नहीं होना, WTO में दो होता है, मैंने ट्रिक बता दिया। घूमने जाएंगे कहाँ जाएंगे, मैड्रिड स्पेन में जाएंगे, ठीक है। और अगर हम उसकी बात करें व्यापार करना हो, ट्रेड करना हो, तो ट्रेड करने कहाँ जाएंगे, जिनेवा में जाएंगे। वहीं कुछ और इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर बात कर देते हैं, सार्क, SAAR सिर्क, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सार्क का काठमांडू में है, ठीक है। वहीं बात कर देते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल कई बार पूछा गया है, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लंदन में है, ठीक। अगर बात करें वहीं पे बात कर देते हैं ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला। मनीला कहाँ पे है, फिलीपींस में है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ADB का फुल फॉर्म होता है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर है कहाँ पे, मनीला, फिलीपींस। वहीं बात कर देते हैं आसियान की, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशन। याद रहेगा क्या इसका फुल फॉर्म, कई बार पूछा गया है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जकार्ता में है, ठीक है। नेटो, आप सभी ने काफ़ी बार सुना होगा, अभी ट्रेंडिंग में था ये टॉपिक, नेटो। इसका कहाँ पे है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ पे है, ब्राज़ील में है, ठीक है। ब्रुसेल्स कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। तो इसका नेटो का हेडक्वार्टर हो जाएगा ब्रुसेल्स। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। रेड क्रॉस की हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में है। अगर बात करें जिनेवा के साथ में, और अगर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग, अभी अभी क्या हुआ था दोस्तों, कुछ दिन पहले इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो गलती से क्या हो गया था, उसका फायर हो गया था। वो कहाँ चला गया था, पाकिस्तान चला गया था। अब ये पाकिस्तान वाले परेशान हो गए, उन्होंने इंटरनेशनल जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग उसमें कंप्लेन कर दिया इधर उधर। वो चाह रहा था कि इंडिया को बैन कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। बट अभी उसका जब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय IEAA ऐसे जो आया है, रिपोर्ट आया है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का, उसमें उन्होंने ऐसा कुछ भी एक्शन नहीं लिया है इंडिया, बल्कि उसने इंडिया के फेवर में ही बोला है कि इंडिया एक वेल्थ कंट्री है, आने वाले में वो खुद चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा कि इंडिया एक जो कंट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरेनियम परचेज करे और ये जो मिसाइल वगैरह हैं वो डेवलप करे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा पाकिस्तान चाह रहा था। तो ये एक अभी न्यूज़ आई है जो कल आया था उनका अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग का, तो उन्होंने दिया था ये अपडेट। तो उससे पाकिस्तान नाराज़ हो गया और इंडिया वाले खुश हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली खुश होंगे। और ये देखो ये जो मिसाइल का जो हो जाता है ना, गलती से जो फायर हो जाता है वो कोई जानबूझ के नहीं होता, कई देशों में किया गया, अमेरिका से भी हुआ था। तो इस वजह से ऐसा कोई बड़ा एक्शन भी नहीं ले सकता था ऊर्जा आयोग जो है वो, तो इस वजह से उन्होंने नहीं दिया था ऐसा कुछ ऊर्जा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का वियना में है। वियना में और क्या है, ओपेक का भी हेडक्वार्टर। ओपेक क्या है दोस्तों, ओपेक है अंतर्राष्ट्रीय ऑयल का जो होता है, पेट्रोलियम का जो संगठन है वो ओपेक है। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वियना में है। तो इतनी चीज़ें यहाँ से भी निकल के आई। थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा दोस्तों कि इतना टाइम हो गया, दो क्वेश्चन ही किए हैं, बट इस 2 क्वेश्चन के साथ में आपको 20 चीज़ें ऐसी हो गई जो आपको सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो टाइम को ध्यान में मत देना, आपका जो भी टाइम दे रहा हो उसको 1-1 मिनट यूज कर हो रहा है। यहाँ कुछ मैं आपको टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, जो बता रहा हूँ ज़रूरी चीज़ें हैं वही बता रहा हूँ। चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न पे। उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा दोस्तों। समझ आ रहा तो वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना। और जितने लोग कमेंट कर रहे हैं सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत अच्छा आप सभी कमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का आंसर भी करेक्ट है। मैं एक लोगों का आंसर तो नहीं बता सकता क्योंकि बहुत तेज़ी में कमेंट भाग रहा है, बट आप सभी लोग बहुत, मुझे उम्मीद है कि सही आंसर ही दे रहे होंगे। तीसरा प्रश्न है, 2 देशांतर के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, अंतर होता है।
दो देशांतर के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है? कितने 180 अक्षांश होता है और 180 क्या होता है? देशांतर होता है। दोनों ही 180 होते हैं। ठीक है, तो देखो अंतर कितने का होता है? 4 मिनट का होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। दो देशांतर के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है? 4 डिग्री का अंतर होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता एंड ऑप्शन डी है चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। कोलकाता इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान जो है कहाँ पर है दोस्तों? कोलकाता में है। कोलकाता में और भी बहुत चीज़ें हैं, अभी डिस्कस कर देते हैं उसको। देखो कोलकाता की बात करें ना, तो कोलकाता में क्या क्या है? अगर बात करें तो कोलकाता में केंद्रीय कांच एंड मृत्तिका अनुसंधान कहाँ पे है? कोलकाता में है। केंद्रीय कांच एंड मृत्तिका अनुसंधान कहाँ पर है? कोलकाता में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ पर है दोस्तों? ये भी कोलकाता में है। ये दो चीज़ें कोलकाता में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान और केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गया। और दो चीज़ें हैं ऐसा इंपॉर्टेंट, केंद्रीय पुरातात्विक सर्वेक्षण अनुसंधान कहाँ पर है? ये भी कोलकाता में है। केंद्रीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कहाँ पे है? ये भी कोलकाता में है। और एक और है क्या? भारतीय रासायनिक और जैविकी, भारतीय रासायनिक जैविकी अनुसंधान कहाँ पर है? ये भी कोलकाता में है। तो देखो अभी एक क्वेश्चन था, यहाँ से कोलकाता से हमने 4 चीज़ें सीखी। क्या 4 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वहाँ का सब्जेक्ट कर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं, जो था मैंने बता दिया। तो 4 ये हो गया, 5 ये हो गया। अभी दिल्ली, मुंबई और चेन्नई बचा हुआ है। चेन्नई की अगर बात कर देते दोस्तों, चेन्नई में कौन सा है? एकमात्र चमड़ा उद्योग है। याद रखना, सी से चेन्नई, सी से चमड़ा। इससे आपको चमड़ा उद्योग, चमड़ा केंद्रीय अनुसंधान जो है चमड़ा का, वो कहाँ पे है? चेन्नई में है। तो चमड़ा से याद रहेगा चेन्नई, चमड़ा कहाँ जाएगा? चेन्नई में जाएगा। तो ये चेन्नई का हो गया। अब बात कर देते हैं दिल्ली का। दिल्ली में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दिल्ली में क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पे है? दिल्ली में है। मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? ये भी दिल्ली में है। ठीक है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये भी दिल्ली में है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये भी दिल्ली में है। ठीक है, सड़क अनुसंधान कहाँ पे है दोस्तों? ये भी दिल्ली में है। उसके बाद बात करें, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ पर है? ये भी दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ पर है? दिल्ली में है। अगर यही बात किए थे अभी दोस्तों कि सड़क अनुसंधान कहाँ पर है, सड़क अनुसंधान अगर आपसे पूछे तो वो हो जाएगा दिल्ली। लेकिन याद रखना, आपसे पूछे अगर भवन निर्माण अनुसंधान कहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुड़की। भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान की बात करें तो कहाँ हो जाएगा? रुड़की में हो जाएगा। क्या इतनी चीज़ें याद रहेगा? क्या हमने यहाँ से भी 5-6 कुछ पॉइंट पढ़ दिया होगा? जो भी दिल्ली में था हमने सब कवर कर दिया। अब बारी आती है किसकी? मुंबई की। तो देखते हैं मुंबई में क्या क्या है। मुंबई हमें है दोस्तों भारतीय भूचुंबकीय संस्थान। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ पर है? मुंबई में है। तो ये चीज़ें यहाँ से याद रखना। लगभग 10-12 चीज़ें यहाँ से भी कवर कर दी। तो मैंने आपको पहले बोला था जो इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ से इंपॉर्टेंट होगा मैं सब कवर कर दूंगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपने देख लिया। चलते हैं, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 5वां नंबर का प्रश्न, ब्राज़ील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहते हैं? ब्राज़ील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं, सेल्वास कहते हैं, सवाना कहते हैं या फिर वेल्ड कहते हैं? तो ब्राज़ील के जो दोस्तों उष्ण आर्द्र वन है उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? सेल्वास। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील के जो दोस्तों उष्ण आर्द्र वन है उसको हम सेल्वास कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें अब पंपास की, ये जो ऑप्शन में है 4, ये भी क्या है? घास के मैदान है। ठीक है, तो पंपास जो है दोस्तों कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। अर्जेंट में क्या है? टीना। अर्जेंट में टीना को जाना है, अर्जेंट में टीना को पंप करना है। याद रखना, अर्जेंटीना पंपास। अर्जेंट में टीना को पंप करना है, तो इससे क्या बन जाएगा? पंपास। अर्जेंटीना से अर्जेंट में टीना, दोनों को कंबाइन करोगे क्या बन जाएगा? अर्जेंटीना बन जाएगा क्या? और अर्जेंटीना, अर्जेंट में टीना को क्या करना है? पंप करना है। अर्जेंटीना से हो जाएगा पंपास। तो ये यहाँ से ट्रिक निकल के आ गया। पंपास का काम खत्म। सेल्वास को हम कर चुके हैं, ब्राज़ील का जो उसमें आर्द्र वन है। नेक्स्ट आता है सवाना। सवाना कहाँ का है? सवाना है दोस्तों मेनली अफ्रीका का।
सवाना का जो लार्जेस्ट पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट है, सबसे बड़ा भाग है, वो किस में पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। किसका? सवाना का सबसे लार्जेस्ट। अदर ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, इंडिया में भी पाया जाता है, म्यांमार में भी पाया जाता है, और अदर कंट्री है कुछ, उसमें भी पाया जाता है। लेकिन सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है दोस्तों कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। इसलिए सवाना को अफ्रीका का घास कहा जाता है। याद रहेगा क्या आपको ये चीज़ें? वेल्ड की बारी आई। वेल्ड देखो ये है दोस्तों साउथ अफ्रीका में, वो था सवाना क्या था? अफ्रीका में। लेकिन वेल्ड जो है ये साउथ अफ्रीका में। दोनों में अंतर समझना, सवाना कहाँ का है? अफ्रीका का है, लेकिन वेल्ड कहाँ का है? साउथ अफ्रीका का है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक बचता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, घास का मैदान कौन सा? डाउन्स। डाउन्स, डाउन्स कहाँ का है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया का है। अब देखो इसको ट्रिक याद करने का ट्रिक क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का जो पिच होते हैं, क्रिकेट का जो मैदान होता है उसका जो पिच होता है ग्राउंड, वो उसमें क्या होता है? बाउंस। बाउंस होता है, यानी कि उससे याद रखना, बाउंस से आपको रिलेट करना है किसको? डाउन्स को। और डाउन्स कहाँ का हो जाएगा फिर? ऑस्ट्रेलिया का। याद रहेगा क्या? और कहाँ का पिच बाउंस होता है सबसे ज़्यादा? ऑस्ट्रेलिया का होता है, यानी कि बाउंस बराबर डाउन्स है, तो ये रिलेट हो जाएगा। डाउन्स कहाँ का हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। आप याद कर सकते हो इस तरह से, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन। पंपास कहाँ का था? अर्जेंट में क्या करना था? टीना को पंप देना था, यानी अर्जेंटीना का पंपास था। सेल्वास कहाँ का था? अफ्रीका का था, सॉरी ब्राज़ील का था। सवाना अफ्रीका का, एंड वेल्ड साउथ अफ्रीका का। याद रहेगा, इतनी सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट घास के मैदान थे वो हमने यहाँ पे कर दिया आपको कवर। नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं, ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो ग्रीनलैंड द्वीप जो है कहाँ पे है? आर्कटिक महासागर में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्कटिक महासागर में कौन है? ग्रीनलैंड द्वीप आर्कटिक महासागर में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है या फिर केरल में है? तो सही जवाब है दोस्तों इसका उड़ीसा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में कौन सा है? सिमलीपाल अभयारण्य। चिल्का झील दोस्तों कहाँ पे है? ये भी उड़ीसा में ही है। चिल्का झील जो कि काफ़ी फेमस है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कौन सा अभयारण्य है? गुरु घासी रामदास। गुरु घासी रामदास कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ का अभयारण्य है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क है, पंचमढ़ी नेशनल पार्क है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। ये तीनों कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? सॉरी, किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है स्वर्ण रेखा, दामोदर नदी, सोन नदी, महानदी। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा नदी। हुंडरू जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? नौवां प्रश्न है दोस्तों, क्या ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? नृत्य से है, संगीत से है, खेल से है या फिर साहित्य से है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, संगीत से। ग्रैमी पुरस्कार का दोस्तों किससे संबंध है? संगीत से इसका संबंध है। अब ये शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? ग्रैमी पुरस्कार की। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1958 से हुई थी। अगर कुछ बात कर देते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर खेल की बात करें, खेल में कौन कौन सा दिया जाता है? एक तो दिया जाता है ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, उसके बाद से अर्जुन पुरस्कार, एंड एक बनता है राजीव गांधी पुरस्कार। ये 4 चीज़ें हैं जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें दोनों दोस्तों 5 लाख रुपये दिया जाता है, इसमें भी 5 लाख रुपया, इसमें भी 5 लाख और इसमें 7.5 लाख। देखो द्रोणाचार्य हो गया, ध्यानचंद हो गया और अर्जुन पुरस्कार हो गया। ये तीनों में दोस्तों कितने रुपए दिए जाते हैं? 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। लेकिन ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी खेल रत्न में कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? कितने रुपए का? 7.5 लाख, यानी कि कह सकते हैं 7.5 लाख रुपये हैं। राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें 7.5 लाख रुपये दिया जाता है। अगर बात करें दोस्तों राजीव गांधी कब शुरू हुआ था? 1992 में शुरू हुआ था। कौन? राजीव गांधी की शुरुआत हुई थी, राजीव गांधी खेल रत्न की। अर्जुन पुरस्कार कब हुआ था? 1961 में शुरू हुआ था अर्जुन पुरस्कार।
अगर बात करें द्रोणाचार्य का, तो द्रोणाचार्य कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1985 में। 1985 में कौन शुरू था? द्रोणाचार्य अवार्ड शुरुआत हुई थी। अगर बात करें दोस्तों अब साहित्य की, तो साहित्य में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सरस्वती सम्मान दिया जाता है, मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ये 3 चीज़ें हैं जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान कब हुआ था दोस्तों? 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। मान बुकर कब हुआ था? 1969 में इनकी शुरुआत हुई थी, मान बुकर पुरस्कार देना। और रही कौन सी बात? ज्ञानपीठ का, तो 1965 में शुरुआत हुई थी किसकी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार में दोस्तों 11 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाता है। कितने रुपए दिए जाते हैं? 11 लाख रुपए दिया जाता है। सरस्वती सम्मान में भी 5 लाख रुपया दिया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें आप यहाँ से याद रखोगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आगे भी सीखता रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों फिलहाल नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, इतने सारे लोग देख रहे हो, लाइक इतना कम है, तो प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में, आपके लिए बेस्ट ऑफ कंटेंट देने में। तो वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं, एटलीस्ट जितने सभी लोग हैं सबके सब लाइक कर दो। और जब वीडियो होगी ख़त्म, उसके बाद से क्वेश्चन फॉर यू का आंसर करना, ताकि वो बाद में मैं उसे देख सकूं, और जिसका भी राइट आंसर होगा उसको हर्ट दे दूंगा, ताकि उनको समझ आ जाए कि क्या उसका आंसर राइट है या नहीं। अगर हर्ट नहीं मिले तो समझना आपका आंसर राइट नहीं है, और हर्ट मिला तो समझना कि आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है जबलपुर एंड ऑप्शन डी है ग्वालियर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भोपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है दोस्तों? भोपाल में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया है? गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? मुंबई को जाना जाता है। मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सवाल ये है दोस्तों कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1920 में हुआ था, 1911 में हुआ था, 1930 में हुआ था, या फिर 1944 में हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो दोस्तों किया गया था 1911 में किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में किया गया था। और गेटवे ऑफ इंडिया के किसे जाना जाता है? मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। वहीं बात कर देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ताजमहल का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? 1983 में हुआ था, जब इंडिया ने पहली बार क्या जीता था? 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता था। तो ताजमहल का निर्माण 1983 में हुआ था। और एक है महाबोधि मंदिर, जो कहाँ पे है? बोध गया में है। बोध गया कहाँ है? बिहार में है। इसका निर्माण कब हुआ था? 2002। याद रहेगा क्या? क्या आपको ये चीज़ें याद रहेगी क्या? आप याद नहीं रहे तो नोट्स बना लें, छोटे एक पेज में हो जाएगा सब कुछ। महाबोधि मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ताजमहल का कब हुआ था? 1983 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911। गेटवे ऑफ इंडिया के रूप में किस शहर को जाना जाता है? मुंबई को जाना जाता है। वहीं अगर बात करें सांची का स्तूप का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 1989 में हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? सांची का स्तूप का निर्माण हुआ था। खजुराहो का निर्माण कब हुआ था? ये भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ। 1986 में हुआ था। किसका निर्माण? खजुराहो का। सन टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सन टेम्पल का निर्माण कब हुआ था? कहाँ पे है ये सन टेम्पल? ओडिशा, कोणार्क। तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1984 में हुआ था। ये सब चीज़ें दोस्तों स्टैटिक में है। चलो ईयर मान के चलते हैं, थोड़ा बहुत है तो आपको याद नहीं रहेगा, बट जो स्टेट वगैरह है वो सब याद होना चाहिए। जैसे सन टेम्पल कहाँ पे है? उड़ीसा में है। महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? बिहार में है। गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? मुंबई को जाना जाता है। ये सारी चीज़ें स्टैटिक जी के, ये कभी चेंज नहीं होने वाली। ये आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए सभी दोस्तों को। ठीक है, उम्मीद करेंगे आपको समझ आया होगा। चलते हैं 12वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CIA कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है? CIA कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है? सबसे पहले बता दो, CIA का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का फुल फॉर्म होता है। इसका ये कहाँ की, किस देश की एक गुप्तचर संस्था है? तो ऑप्शन में है चाइना है, फ्रांस है, जापान है, USA है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, USA। CIA दोस्तों USA की क्या है? गुप्तचर संस्था है। USA की एक और गुप्तचर संस्था है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है भाई FBI। FBI कहाँ का है? USA का। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरल
ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। FBI क्या होता है फुल फॉर्म? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CIA और FBI कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है? USA की एक गुप्तचर संस्था है। कौन? CIA एंड FBI। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की कौन सी बात में है दोस्तों? रॉ, आपने नाम सुना होगा, रॉ, IB एंड CBI, ये जो तीन है ना इंडिया की गुप्तचर संस्था है। ये रॉ, IB और CBI इंडिया की गुप्तचर संस्था है। अगर बात कर देते हैं रशिया की, तो रशिया का क्या है? KGB या फिर GRU, ये दो जो है ना ये रशिया की है गुप्तचर संस्था। देखो G आ रहा है, याद रखना, दोनों G वाला कहाँ जाएगा? अभी जितना पढ़े हैं उसमें 2 ही G हैं, दोनों G वाला कहाँ जाएगा? रशिया जाएगा। G वाले को भेज दो रशिया, यानी कि KGB और GRU ये कहाँ का गुप्तचर संस्था होगा? रशिया का होगा। FBI और CIA कहाँ का था? USA का था। इंडिया का क्या था? रॉ, IB एंड CBI, ये तीन चीज़ें यहाँ से हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, उम्मीद करूँगा आपको सीखने को मिला होगा। 13वां प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1912 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1924 या फिर 1930। तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत जो है दोस्तों 1930 में हुई थी, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में हुई थी, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया? भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया? 1688, 1696, 1727 या फिर 1798 को? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1727 को भारत में पहली बार डाकघर खोला गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है दोस्तों, किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा को स्थानांतरित किया था? सिकंदर लोदी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, बलबन ने या फिर इल्तुतमिश ने? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने दोस्तों सर्वप्रथम अपनी राजधानी को कहाँ से? दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, राजवल्लभ सिंह एंड सत्येंद्र नारायण सिंह। तो सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुग्रह नारायण सिंह। श्री अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। याद रखना, बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? श्री अनुग्रह नारायण सिंह को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन नदी, वोल्गा नदी या फिर राइन नदी? तो सही आंसर है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेजन नदी। अमेजन नदी दोस्तों संसार की सबसे गहरी नदी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? चीन में होता है, भारत में होता है, जर्मनी में होता है या फिर इंडोनेशिया? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? चाइना करता है। तो चाइना दोस्तों विश्व में सबसे अधिक किसका उत्पादन करता है? तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है कौन? चाइना करता है। अगर इंडिया में कुछ जो स्टेट हैं, जो कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं उसकी बात कर देते हैं। अगर दोस्तों बाजरा की बात करें तो कौन करेगा? बाजरा कौन करता है सबसे ज़्यादा? राजस्थान करता है। चना सबसे ज़्यादा कौन करता है? MP करता है, याद रहेगा। प्याज सबसे ज़्यादा कौन करता है? महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। महाराष्ट्र और किस चीज़ का उत्पादन करता है? प्याज का हो गया और अरहर दाल का करता है। कर्नाटका किसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? सूरजमुखी का करता है। गुजरात मूंगफली का करता है और कपास का करता है। वेस्ट बंगाल किस में सबसे ज़्यादा है उत्पादन करने में? अग्रणी राज्य है, जूट में और राइस में। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 19वां प्रश्न है, द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्लूटो है, हेरोडोटस है, अरस्तु है या फिर मैकाले हैं?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु हैं। अरस्तु इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक का, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछा गया। द पॉलिटिक्स का सही आंसर अरस्तु हैं। अगर बात करें मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं। बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडनाइट, अभी 3 एग्जाम बुक का नाम बता रहा हूँ, तीनों बार बार पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी हैं। अगला है व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर, इसके लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तीसरा है एक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इसके लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक अरुंधति रॉय। क्या था? मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी, व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। एंड ये जो क्वेश्चन है द पॉलिटिक्स, इसके लेखक कौन है? अरस्तु, इसका सही जवाब हो जाएगा। 20वां प्रश्न है दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है, 18 जून को मनाया जाता है, 28 जुलाई को मनाया जाता है, या फिर 12 अगस्त को? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 8 मई को मनाया जाता है क्या? विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब तक हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, 20 क्वेश्चन ही किए हैं, लेकिन इस 20 क्वेश्चन की चीज़ें मैं साथ साथ मैंने आपको 40 ऐसे फैक्ट्स होंगे जो बता दिया होगा, और वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही आप चाहो तो हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, जहाँ पे 2,28,000 स्टूडेंट हमें ऑलरेडी फॉलो करते हैं। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में करंट अफेयर वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है। आप भी चाहो तो कर सकते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, कर सकते हो वहाँ से। साथ ही दोस्तों अभी वीडियो एंड होने के बाद में आप क्या करना, क्वेश्चन फॉर यू जो दिया था उसका आंसर कमेंट कर देना। जिनका भी करेक्ट आंसर होगा मैं उनको हार्ट दे दूंगा, ताकि उनको पता चल जाए उनका आंसर सही है या फिर रॉन्ग है। तो मिलेंगे दोस्तों कल के वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।